गुड मॉर्निंग फ्रेंड। पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत यानी सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान और उसके स्रोत के अंतर्गत कौन सा प्रोविज़न किस देश के संविधान से लिया गया इसका अध्ययन कर रहे होंगे। सबसे पहले बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935 की। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से हमने कौन कौन से प्रोविज़न लिए। संघीय न्यायपालिका, संघीय तंत्र, आपातकाल की घोषणा, शक्तियों की 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियाँ और लोक सेवा आयोग, ये हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि भारत शासन अधिनियम की से कौन कौन से प्रोविज़न लिए गए हैं। फिर ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया, संसदीय प्रणाली ली। ब्रिटिश संविधान से हमने विधि का शासन लिया, एकल नागरिकता ली, संसदीय विशेष अधिकार लिए, परमादेश रिट ली, मैंडामस रिट। ये सारी चीज़ें संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, यूनिटरी सिटीजनशिप, एकल नागरिकता, संसदीय विशेष अधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, इनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 105 में है। और परमादेश रिट 5 प्रकार की रिट होती है जिन्हें हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। हाईकोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, सरसरी, प्रोहिबिशन, कोवारंटो। इस प्रकार ये रिटें जारी की जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो रिट है वो हेबियस कॉर्पस, जिसका अर्थ होता है सशरीर हमारे समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अमेरिका का संविधान की अगर बात करें तो अमेरिकी संविधान से हमने कौन कौन से प्रोविज़न लिए हैं। अमेरिकी संविधान न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, तीनों सेनाओं के कमांडर के रूप में राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति सुप्रीम कमांडर ऑफ ऑल 3 आर्म फोर्सेस। ये प्रोविज़न हमने कहाँ से लिया, तो अमेरिका के संविधान से लिया। अमेरिका के संविधान से इस प्रोविज़न को हमने ग्रहण किया है। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सारे प्रोविज़न हमने अमेरिका के संविधान से लिए। यानी न्यायपालिका की जो व्यवस्था है और उसमें भी न्यायिक स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों पर लगने वाले महाभियोग की प्रक्रिया, ये हमने अमेरिकी संविधान से ली। ऑस्ट्रेलिया के संविधान की अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या ग्रहण किया, इस चीज़ को हम देखेंगे। यहाँ पे संविधान से हमने क्या लिया है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने सहकारी संघवाद यानी सहयोगात्मक संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, संवर्ती सूची, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अगर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात की जाए तो वह आर्टिकल 108 में जॉइंट सेटिंग ऑफ पार्लियामेंट, जब संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध हो यानी डेडलॉक हो तब संसद की संयुक्त सत्र बुलाया जाता है। इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस सत्र को बुलाता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, और इसकी अध्यक्षता करता है स्पीकर। इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का स्पीकर, ताकि गतिरोध को समाप्त किया जाए। आपको पता ही है कि लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा से डबल है, इसलिए यहाँ लोकसभा के मत के अनुसार विधेयक को पारित कर दिया जाता है और वो कानून बन जाता है। संवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें संघ और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। संयुक्त बैठक समझ चुके। व्यापार, वाणिज्य और समागम, भाग 12 में व्यापार, वाणिज्य और समागम के बारे में चर्चा की गई है। और प्रस्तावना की भाषा, जी सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रस्तावना की भाषा किस प्रकार की होगी, हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया। अब कनाडा के संविधान की बात करें, कनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संसदीय प्रणाली, केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित होंगी। सबसे इम्पोर्टेंट है कि अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ पर होगी, तो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास निहित होंगी, यानी उन पर अधिकार कानून बनाने का राष्ट्रपति का होगा। राज्यपाल का पद, राज्यपाल का कार्यालय आर्टिकल 9।
तो एक्ट 1935 यानी 1935 के अधिनियम के द्वारा व्यवस्था की गई। इसके अलावा राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति की विचारार्थात विधेयक यानी कोई विधेयक जो कि राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 200 के अंतर्गत राष्ट्रपति को आरक्षित कर दिया जाता है। जब उसे लगता है कि कोई ऐसा विषय है जो कि भारतीय संविधान से जुड़ा हुआ है, इसमें कानून की पेचीदगी का क्वेश्चन है, या फिर इसे राष्ट्रपति की विचार अर्थात रिजर्व करना जरूरी, तो ऐसे विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देता है। पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के संविधान से हमने क्या लिया है? पूर्व सोवियत संघ यानी वर्तमान रूस के संविधान से जो हमने प्रोविज़न ग्रहण किए वो मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना में न्याय का आदर, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार का न्याय होता है, ये हमने रूस के संविधान से ग्रहण किया है। अगर बात की जाए मौलिक कर्तव्यों की, तो मौलिक कर्तव्यों का जो प्रावधान है वो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इसमें शामिल किया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शामिल किया गया और शुरू में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, बाद में एक मौलिक कर्तव्य शिक्षा से जुड़ा हुआ और शामिल कर दिया गया, तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या हो गई 11। बात अगर न्याय के आदर्श की जाए तो न्याय 3 प्रकार का प्रस्तावना में बताया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। न्याय का आदर्श हमने रूसी क्रांति से ग्रहण किया है, जबकि समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श हमने फ्रांस की क्रांति यानी फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ग्रहण किया है। जापान की बात की जाए, जापान का संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ये हमने जापानी कॉन्स्टिट्यूशन से ग्रहण किया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। प्रोसीजर एस्टेब्लिश लॉ का मतलब होता है कि जो प्रोसीजर में लिखा, जो कानून में लिखा है न्याय करते समय न्यायपालिका उस प्रोसीजर को एट इट इज फॉलो करेगी। आयरलैंड के संविधान की बात की जाए तो आयरिश संविधान से हमने क्या ग्रहण किया है? आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और राज्यसभा के लिए नामांकन का प्रोविजन। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली कैसी होगी? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होगी, सिंगल ट्रांसफरेबल सिस्टम होगा। राज्य की नीति निर्देशक तत्व जिनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक इसका वर्णन है। ये राज्य की नीति निर्देशक तत्व। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन के संबंध में इसमें प्रोविज़न किए गए हैं। फ्रांस के संविधान की अगर बात की जाए, फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की, तो फ्रांस गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, समता, बंधुता का आदर्श और प्रस्तावना में स्वतंत्रता का आदर्श, ये हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया। फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुई थी 1789 में। फ्रांस की क्रांति उन क्रांतियों में जिसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जिसका नारा था, जिसके महान विचारक रूसी थे, उन्होंने फ्रांस की क्रांति को प्रेरित किया था। तो रूसों के विचारों से फ्रांसीसी क्रांति का जन्म हुआ था और पूरे विश्व को स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जैसे आदर्श देने का काम फ्रांस की क्रांति ने किया। तो फ्रांस की क्रांति ही है, उसने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता यानी इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी के आदर्श को पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत बना दिया और हर एक देश के संविधान में इन आदर्शों को फ्रांस की क्रांति से ग्रहण करके शामिल किया गया है। बात करें दक्षिण अफ्रीका के संविधान की, तो संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा में सदस्यों का चुनाव, यहाँ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जिससे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है वो इम्पोर्टेंट है। एक है आयरलैंड के संविधान से हमने लिया था राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, यानी नामांकन की बात की जाएगी तो आयरलैंड के संविधान से लिया है। और अगर राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की बात की जाएगी तो वो हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया। दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अगर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन की बात की जाएगी तो आंसर होगा आयरलैंड का संविधान, और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की बात होगी तो आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका का संविधान। संविधान में अगर संशोधन की बात की जाए तो संविधान में संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। संशोधन करने के टोटल जो प्रकार है वो 3 है। पहला है सिंपल मेजॉरिटी से 1/2 + 1 यानी आधे से एक ज़्यादा। इससे हम जो संविधान में संशोधन करते हैं उन्हें संविधान संशोधन की संज्ञा नहीं दी जाती है। संविधान में संशोधन हो जाता है, जैसे आर्टिकल 3 के अंतर्गत जो संशोधन किए जाते हैं वो उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के आधे से एक ज़्यादा, प्रेजेंट हाफ ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग +1
लेकिन इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की संज्ञा नहीं दी जाती है। दूसरा प्रोसीजर है 2/3 प्रेजेंट प्लस वोटिंग, यानी स्पेशल मेजॉरिटी है प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक ज़्यादा, स्पेशल मेजॉरिटी बोला जाता है। संविधान में ज़्यादातर संशोधन इसी से किए जाते हैं। लेकिन एक प्रकार और है, अगर कोई विषय फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ है, ये तीसरा प्रकार है, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा है तो स्पेशल प्रोविजन तो लागू होगा, यानी प्रेजेंट प्लस 2/3 ऑफ प्रेजेंट प्लस वोटिंग प्लस उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के आधे से एक ज़्यादा, यानी स्पेशल मेजॉरिटी हो जाएगी। इसमें अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो थर्ड प्रकार में स्पेशल मेजॉरिटी हो जाएगी, विशेष प्रोविज़न हो जाएगा प्लस आधे राज्यों की अनुमति, 1/2 स्टेट, आधे राज्यों की सहमति, यानी आधे राज्यों की विधानसभाएं उस विधेयक को पारित करेंगी और तब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। संसद से पारित होने के पश्चात तब जाके कानून बनेगा। अब बात करते हैं जर्मनी के वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन की। जर्मनी का कॉन्स्टिट्यूशन चूँकि वाइमर नामक जगह पे बना है, इसलिए उसे वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। इससे हमने आपातकाल के प्रावधान लिए, आपातकाल में मौलिक अधिकारों का स्थगन, संघ द्वारा आपातकालीन शक्तियों का अधिग्रहण, यानी आपातकालीन शक्तियों पर जो अधिकार है वो संघ सरकार का है। सारी आपातकालीन शक्तियों का यूज राष्ट्रपति करेगा। और अगर आपातकाल की इंडिया में बात की जाए तो 3 प्रकार के आपातकाल इंडिया में होते हैं। आर्टिकल 356, आर्टिकल 352, क्रम से लिख लेते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी है, यानी राष्ट्रीय आपातकाल है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा तब की जाती है जब देश के ऊपर या तो बाह्य आक्रमण हुआ हो, एक्सटर्नल एग्रेशन हुआ हो, या फिर सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रिवेलियन हो गया हो, तभी इसके आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्म्ड रिवेलियन शब्द का यूज नहीं था, उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस, आंतरिक अशांति शब्द का था, लेकिन इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया और आर्म्ड रिवेलियन के आधार आर्म्ड रिवेलियन को रिप्लेस, आर्म्ड रिवेलियन शब्द को डाल दिया गया है और इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द को रिप्लेस कर दिया गया, हटा दिया गया। तो अगर बात की जाए पहले इसी की, तो जो शब्द था आंतरिक अशांति, इंटरनल डिस्टर्बेंस, इसे हटा दिया गया। इसके स्थान पे आ गया है आर्म्ड रिवेलियन, यानी सशस्त्र विद्रोह, हथियार लेकर के कोई विद्रोह करेगा तभी नेशनल इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है। और इसी संशोधन के द्वारा पहली बार कैबिनेट शब्द का यूज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन में कई बार आता है कि कैबिनेट शब्द क्या ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था, तो कैबिनेट शब्द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ओरिजिनल शब्द था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जब आंतरिक अशांति के स्थान पर के सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया तो वहाँ पे ये भी लिख दिया गया कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही कैबिनेट की लिखित सिफारिश पर ही देश में नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा की जाती है। और इम्पोर्टेंट चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार, चाहे वो आर्टिकल 19 के अंतर्गत हो, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो सारे मौलिक अधिकार सस्पेंड कर दिए जाते, निलंबित कर दी जाती। लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकार आपके लाइव बने रहते हैं, जीवित बने रहते हैं, हमेशा बने रहते हैं, इन्हें सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। और अब मौलिक अधिकारों का स्थगन हो गया। संघ द्वारा आपातकाल में शक्तियों का अधिग्रहण, संघ द्वारा आपातकाल में शक्तियों का अधिग्रहण कर लिया जाता है। 2 प्रकार के आपातकाल और बच्चे। आर्टिकल 356 की बात की जाए तो इसमें राष्ट्रपति शासन का जिक्र है। यदि किसी राज्य का शासन संविधान के नियमों के अनुसार नहीं चलाया जा रहा हो तो उस राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा की जा सकती है। संविधान के अनुकूल नहीं चलाया जा रहा हो, इसका मतलब क्या है, संविधान में जो प्रोविज़न है उस प्रोविज़न के अनुसार यदि राज्य का शासन नहीं चलाया जा रहा है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के यदि फेल्यूर है, यानी संविधान के प्रोविज़न लागू नहीं हो पा रहा है, संवैधानिक तरीके से राज्य सरकार काम नहीं कर रही है, तो ऐसे समय में फिर वहाँ पर राष्ट्रपति या तो स्वतः संज्ञान द्वारा या राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर अन्यथा उसे आवास हो जाएगा तो वह राष्ट्रपति शासन की आर्टिकल 356 के तहत घोषणा कर देगा। एक प्रकार की इमरजेंसी और बच्ची 360 वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, आर्टिकल 360 में है जो फाइनेंशियल इमरजेंसी, इसकी उद्घोषणा आज तक नहीं की गई। यदि देश की साख या वित्तीय
संकट देश पे आ गया हो, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति जी वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं और जितने भी उच्च संवैधानिक पदाधिकारी, उन्होंने सरकारी पदाधिकारी, सबके वेतन भत्ते इत्यादि में कटौती की जा सकती। देश की इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हुई कि देश में वित्तीय आपातकाल लगाने की घोषणा की जाए। आज तक वित्तीय आपातकाल कभी भी लागू नहीं किया गया। आशा है कि वीडियो आपको अच्छा लगता है। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें और हमारा उत्साह बढ़ाएं। अगले वीडियो में संविधान के भाग, विषय और अनुच्छेद के बारे में अध्ययन कर रहे होंगे। नमस्कार, जय हिंद।